नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम कोई भी स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रहा है, इस किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्यों मार्केट में पैसे को लूज करता है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन वही सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पर लूज करके चला जाता है। इसका रीज़न क्या है उसको हम जानेंगे, और साथ ही साथ इस लॉस को कैसे अवॉइड करना चाहिए, कैसे हमें पैसे कमाना सीखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, जो कि रियल रीजन जिसकी वजह से नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर को लॉस सहन करना पड़ता है। जो कि सबसे पहला है इनएडिक्वेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन, जो सोर्सेस म्यूचुअल फंड्स, डीआईआईस, एफआईआईस के पास होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कभी भी रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होती। साथ ही साथ इनसाइडर इंफॉर्मेशन एक रिटेल इन्वेस्टर के पास होगी, इसके चांसेस 0% है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन की वजह से किसी रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत पैसा छापा हो। ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं होता। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, हम प्रमोटर्स को नहीं जानते, क्योंकि कंपनीज एट लास्ट लोग ही चला रहे हैं, इंसान चला रहे हैं, प्रमोटर्स ही चला रहे हैं। कुछ बड़ी कंपनीज को छोड़ दे, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटास की कोई भी कंपनी हो गई, उनके प्रमोटर्स को हम जानते हैं, उनके चेहरे हमने देखे, उनकी नीयत हमने देखा, उनकी बिजनेस स्किल को हम पहचानते हैं। लेकिन सारी कंपनीज के सारे प्रमोटर्स को जानना बहुत ही मुश्किल है, और रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी पता नहीं होता है कि वो क्या सचमुच प्रोफेशनली इतना डिवोटेड है उस कंपनी की तरफ, उसका डेडिकेशन कैसा है, उसमें कैसी स्किल्स है, क्वालिटीज है, ये हम नहीं जानते। और उसकी वजह से भी बहुत बार हम किसी गलत कंपनी में फंस जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जितना एक्सटर्नल रीजंस की वजह से पैसे गवाते हैं, उससे कई ज़्यादा इंटरनल रीजंस की वजह से गवाते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो इंटरनल रीज़न है जिसकी वजह से हम पैसे लूज करते हैं, वो है हमें रोज़ पैसा कमाना है। रोज़ के रोज़ मुझे 500-1000 रुपये कमाने को मिल जाए, 15,000 20,000 कमाने को मिल जाए, हम इंट्राडे करना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एजुकेशन के इंट्राडे करना चाहते हैं। रोज़ का रोज़ थोड़ा पैसा मिलना चाहिए, वो चाहिए। लॉन्ग टर्म को छोड़ दो, रोज़ का रोज़ पैसा चाहिए। ये सबसे बुरी बात है। यहां पर ही इसी कारण की वजह से हमें लॉस होता है। अब सच सच बताइए कि जब से आपने इंट्राडे करना शुरू किया होगा, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। जितना आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जितना आप ट्रेड लेते हैं लॉस होता है, जितना टेंशन होता है, वो टेंशन कहीं ज्यादा बुरी इफेक्ट आपके बॉडी पर ला सकता है जितना कि जो चंद पैसे आप कमाते हैं। इसलिए मैं कभी भी आपको इंट्राडे रेकमेंड नहीं करता हूं। और साथ ही साथ आप एफएनओ में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं हायर रिटर्न्स पाने के लिए शॉर्ट पीरियड में। कई लोग बताते हैं कि फ्यूचर्स को अभी बाय कर लो, ऊपर बेच देना, बहुत प्रॉफिट होगा, शॉर्ट कर लो, ऑप्शन को सेल करो, ऑप्शन को बाय करो। विदाउट एनी नॉलेज ये करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। यहां पर बहुत ज्यादा पैसे लूज हो सकते हैं। मेरे एक रिलेटिव ने बिना किसी नॉलेज के एफएनओ में ट्रेडिंग शुरू कर दी। शुरू में अच्छे पैसे कमाए, 60,000 50,000 वो कमाते रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा झटकाया, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों की बात है, जब मारुति सुजुकी 5,500 से 4,000 के आसपास आ गया था, तभी उन्होंने बाय किया था। लॉन्ग हो गए थे पोजीशन, फ्यूचर्स बाय किया था, और उन्होंने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। उन्हें काफी ज्यादा तगड़ा लॉस हुआ था। उन्होंने शेयर मार्केट छोड़ दिया। बाद में जब अच्छे प्राइस पर शेयर्स आए, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी एफएनओ में भी विदाउट नॉलेज हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें पेनी स्टॉक्स बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चीप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी 2 रुपये से 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये हो जाएगा, मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें बना कर देगा। बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता, लेकिन फंडामेंटल्स चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी स्टॉक में इसीलिए ही इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चीप दिखाई दे रहा है, सस्ता दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी अगर स्ट्रांग है, कंपनी अगर आपको पसंद है, तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, यहाँ पर माइंडसेट काम आता है। इमोशंस का खेल है, इमोशन से मार्केट चलता है। जब मार्केट में फियर बढ़ जाता है, तब प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ जाता है, तब हमें डर लगता है कि हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो और प्राइस नीचे चला जाएगा, इससे यहाँ पर और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है, मार्केट में तेजी आती है, तब हमें लालच आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर अगर बाइंग करेंगे तो और ज्यादा हमें ऊपर। तो इन्हीं इमोशंस पर हमें काबू पाना है। जब मार्केट नीचे जा रही है, काफी ज्यादा चीप हो चुका है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फंडामेंटली वीक स्टॉक्स के बारे में हमारे यहाँ बात नहीं होती। जब
नीचे जा रही है मार्केट, काफ़ी ज़्यादा नीचे प्राइस हो चुकी है, तो वहाँ पर डर पर काबू रखकर हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। और जब मार्केट ऊपर जा रही है, जब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल चुका है, तब हमें लालच पर काबू रखना चाहिए और बाइंग करने से बचना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जब बजाज फाइनेंस में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी, जब वो 1800 के आसपास आ गया था, हम लोग में से काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि डर रहे थे वहाँ पर बाइंग करने से पहले, लेकिन अब जब वो 3300 के आसपास चल रहा है, वहाँ पर हम बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब हमें फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब इमोशन से हमें बचना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम स्टॉक्स को चेस करना शुरू कर देते हैं, एक स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे लेकर ही रहते हैं। ऐसा करना गलत होता है। कभी भी स्टॉक के पीछे मत भागिए, अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है उसी स्टॉक्स को बाय कीजिए। काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि अभी भी आपको नीचे के प्राइस पर मिल रही है। फिलहाल निफ्टी 11,000 के आसपास फिलहाल पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी कंपनीज मिलेगी जो कि अभी भी अच्छे प्राइस पर आपको अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही है। वहां पर बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे ऐसा पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस ले लें, हमने 1800 पे नहीं लिया, 2000 पे नहीं लिया, 3000 पे ले ले कि आगे जाएगा। जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन किसी भी स्टॉक को चेस करना छोड़ दीजिए, वहां पर हमें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री का। जब वो 1000 के आसपास चल रहा था, तब लोग कह रहे थे इसमें और गिरावट आएगी, 600 के आसपास चला जाएगा, लेकिन जब वो ऑल टाइम हाई 1900 के आसपास चल रहा है, हमें न्यूज आती जा रही है कि यहाँ पर और इन्वेस्टर आ रहे हैं, जियो मार्ट होने वाला है, तो वहां पर लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट अभी कर ले, ऑलरेडी इतना ऊपर निकल चुका है। सबकी सब चीज यहाँ पर फैक्टर्ड इन हो चुकी है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, बल्कि ऐसे अच्छे स्टॉक चूज कीजिए जो कि अभी भी अच्छे प्राइस पर है। यहाँ पर काफी स्टॉक्स हैं, डीमार्ट अभी गिर रहा है, वहां पर हमें वैल्यू ढूंढनी चाहिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ पीडीलाइट इंडस्ट्री भी काफी अच्छे प्राइस पर है, आईजीएल काफी अच्छे प्राइस पर है। तो हमें हमेशा मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है कि अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय कीजिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है तो हमें आगे आने वाले समय में दूसरी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। इसलिए कभी भी स्टॉक्स को चेज नहीं करना चाहिए, एक ही स्टॉक के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रिटेल इन्वेस्टर का लॉस करने का, वो ये है कि वो रेगुलरली स्टॉक्स को चेंज करते रहते हैं। उनका फोकस कभी भी नहीं होता है एक स्टॉक पर। सपोज एक आदमी मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि टीसीएस में मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्वांटिटी बिल्डअप करना चाहता हूं। उसने अच्छे प्राइस पर भी लिया था, 1800, 700, 600 के आसपास क्वांटिटी अच्छी खासी बिल्डअप कर ली थी, लेकिन वहां पर काफी समय तक मूवमेंट देखने को ही नहीं मिली, अप मूव देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो उसने कहा ये क्या है यार, टीसीएस में मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रही है, ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो उसने सारा माल टीसीएस में बेच दिया और रिलायंस में ले लिया। 1700, 800 के आसपास उसने रिलायंस में बाइंग की। उसके बाद वो काफी ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन जब उसने टीसीएस को बेचा, उसके 1-2 हफ्ते के बाद ही टीसीएस में अपमूव शुरू हो गया और वो देखते ही देखते 1-2 हफ्तों में ही हमें 2300 के आसपास पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट किया है, क्वांटिटी बिल्डअप किए, तो उस पर भरोसा रखिए। फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स बनाकर देगा। उसका भी टाइम आएगा, एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये फिलहाल नीचे है, तो उसकी भी बारी आएगी, उसको भी एक बार ऑपरेटर ऊपर लेकर जाएगा, फंडामेंटल्स काम आएंगे। इसलिए कभी भी फोकस मत खोइए, फोकस बनाए रखिए, जहां पर आपने बाइंग करके रखी है, अगर आप वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वहां पर बने रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर लॉस करता है या फिर क्यों रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा कमा नहीं पाता, वो है उनके पास कभी भी पेशेंस ही नहीं होता है। पेशेंस की कमी होती है और उसी के कारण हमें लॉस देखने को मिलता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, एसबीआई कार्ड्स का जब आईपीओ आया था 755 के प्राइस पर, उसके बाद हमें बहुत गिरावट देखने को मिली मार्केट में, 500 के आसपास उसने लो किया था और उसके बाद हमें वापस तेजी देखने को मिली है। तो जिन्होंने फंडामेंटल्स पर विश्वास रखा कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, मैं इसमें होल्ड करूंगा, पेशेंस रखूंगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, तो आप देख सकते हैं 3 या 4 महीनों में पूरी रिकवरी देखने को मिली है और जो क्लोजिंग हुई है वो भी 755 के आसपास हुई है। तो पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है और साथ ही साथ जिन्होंने नीचे के प्राइस पर बाय किया है उन्हें भी पेशेंस रखना चाहिए। ऐसे कई लोग मैंने देखे जिन्होंने 1900, 2000 के आसपास बजाज फाइनेंस में बाइंग की थी, लेकिन जैसे ही 10-15% का प्रॉफिट हुआ वो निकल गए और वो बहुत पछता रहे। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना भी बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। रीजंस हमने जान लिए कि क्यों हमें लॉस होता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्यों हमें फंस जाते हैं लॉस में। एक्सटर्नल रीजंस को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इंटरनल रीजंस पे हम काम जरूर कर सकते हैं, हमारे माइंड सेट को तैयार कर सकते हैं, हमारे इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
इमोशंस पे कंट्रोल रखना, हमारे फियर और ग्रीड को ओवरकम करना, डर और लालच इन दोनों को कैसे काम पे लाना चाहिए जब मार्केट गिर रही होती है, मार्केट में भयंकर गिरावट है, शेयर्स काफी ज्यादा चीप रेट्स में मिल रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर रहा हूं, तब भले ही डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, लेकिन वहां पर हिम्मत करना बहुत ही जरूरी है। हिम्मत करके अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय करना बहुत जरूरी है, तो ही हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आपने वहां पर हिम्मत नहीं की और जब ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है, ऑलरेडी 50, 60, 100% की तेजी दिखा चुका है, तब वहां पर लालच नहीं करनी चाहिए कि हम यहां पर लेंगे और लॉन्ग टर्म में फिर से अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छी कंपनी है तो जरूर ऊपर जाएगी, लेकिन काफी ज्यादा ऊपर निकल चुकी है तो वहां पर करेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं, इसलिए ग्रीड पर भी कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ फोकस रहना चाहिए ब्लू चिप स्टॉक्स पर। ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब जरूरी नहीं है कि सबकी सब लार्ज कैप कंपनी ही हो, ब्लू चिप स्टॉक मिड कैप भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है। ब्लू चिप मतलब अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी जो कि अच्छी तरह से काम कर रही है, जिसका प्रॉफिट अच्छा है, डेब्ट कम है, जो कि अच्छे से काम करती है, जिसका मार्केट प्रेजेंस अच्छा है, उन्हीं को हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। यहाँ पर हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने में। छोटा लॉस हो गया तो निराश मत होइए और छोटा प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होइए। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव को अपने सामने रखिए। आपका जो भी पर्सपेक्टिव है कि सपोज 10 या 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से, तो जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हिसाब से अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। ब्लू चिप स्टॉक्स को बाय एंड डिप्स करते जाइए, लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। और कभी भी ज़्यादा फोकस हमें गंवाना नहीं चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं चाहिए। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। एज अ फ्रेंड मैं आपको यही राय दूंगा कि कभी भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी नहीं है। मैंने एक पोर्टफोलियो ऐसा भी देखा था कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, 30,000 का वो पोर्टफोलियो था और वहां पर मैंने 40 स्टॉक्स देखे थे। ये कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, इससे सारे के सारे रिटर्न्स एवरेज हो जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, लेकिन ये कोई बात नहीं बनती कि आप पूरा का पूरा निफ्टी 50 अपने पोर्टफोलियो में डाल दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा फंडामेंटल्स पर ट्रस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आपने बाय कर लिया है तो वहां पर होल्ड करना चाहिए, कितनी भी गिरावट क्यों ना हो जाए। अगर आपको फंडामेंटल्स पर विश्वास नहीं है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर फंडामेंटल्स पर विश्वास है तो कंपनी के साथ बने रहिए। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जब इन्फोसिस में विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स आई थी तो बहुत भारी गिरावट हमें इन्फोसिस में देखने को मिली थी, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद कैसी तेजी देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल वो चलता हुआ नजर आ रहा है। उस कंप्लेंट को 6-8 महीने हो गए हैं, 600 के आसपास प्राइस आ चुका था, लेकिन आप देख सकते हैं 900 के आसपास प्राइस पहुंच चुका है। तो वहां पर जिसने बाइंग की होगी 50% का रिटर्न्स उसे देखने को मिला है 8 या 10 महीने में। तो क्या कम होते हैं इतने रिटर्न्स? फंडामेंटल्स पर विश्वास रखिए और कंपनी के साथ बने रहिए। अगर आपको फंडामेंटल्स पर भरोसा नहीं है तो वहां पर बाइंग करने से बचे। कोई भी स्टॉक को अपने फंडामेंटल एनालिसिस के बिना पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिएगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। और सारी जो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, एज अ फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी यहां पर मैंने अपने फायदे की बात नहीं की है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को लॉस से बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सारी गलती मैंने भी की है। मैं नहीं चाहता कि आप भी कोई ऐसी गलती करें और आपको भी लॉस हो। तो अगर आपकी ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।